जय हिंद साथियों। हमने एक टॉपिक पढ़ा था भारतीय संविधान का भाग 2 सिटीजनशिप नागरिकता। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि नागरिकता कैसे प्राप्त होती है, कैसे नागरिकता जाती है, और जितने भी हमारे आर्टिकल थे 5 से लेके 11 तक, उन सभी आर्टिकलों के बारे में हमने डिस्कस किया। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें आपका है आपका NRI, आपका दूसरा टॉपिक है आपका PIO, और तीसरा टॉपिक आपका होगा OCI। और इन सब से संबंधित जितने भी हमारे तथ्य होंगे उस पर बात करेंगे। सबसे जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है आपका NRI, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन, हिंदी में इसको कहते हैं अप्रवासी भारतीय। हम बात करते हैं कि अप्रवासी भारतीय होते कौन है। मूल रूप से आपके भारतीय होते हैं ऐसे व्यक्ति जो विदेश में या तो एजुकेशन के लिए या व्यापार के लिए या बिजनेस के लिए वहाँ पे सेटल हो जाते हैं जाके। अब बात करते हैं कि NRI कहते किसे हैं। ऐसा व्यक्ति जो 183 दिन विदेश में रह रहा हो, कहने मतलब 6 महीने से ज़्यादा कहाँ पर रह रहा है, विदेश में रह रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, NRI कहेंगे। मूल रूप से होता कौन है, भारतीय। केवल पर्पज़ क्या होता है, तो एजुकेशन है या व्यवसाय है आपका, या कोई अन्य कार्ड जिसकी वजह से आपका वहाँ पर रह रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका NRI कहेंगे। प्रत्येक पॉइंट की इस पर डिस्कस करते हैं, आपको समझाते हैं कि NRI को क्या सुविधाएं होती है, NRI वास्तविकता में है क्या। तो चलो सबसे पहले पॉइंट बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन बताना चाहेंगे, वो भारतीय व्यक्ति जो क्या करता है, एक वित्तीय वर्ष मतलब कि आपका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ऐसा कोई व्यक्ति जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत से बाहर रहता है, और उसका उद्देश्य क्या है, आपका कोई भी उद्देश्य हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, व्यापार हो सकता है, या रोजगार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने दिन जो आपका बाहर रहा हो, आपका 183 दिन अगर बाहर रहा, अगर 6 महीने से ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति बाहर रहता है किसी विदेश में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, NRI कहते हैं। बात करते हैं जो NRI होते क्या, ये आपके भारतीय ही नागरिक होते हैं। जो लोग NRI होते हैं बस क्या करते हैं, आपके ये विदेश में आपके इन उद्देश्यों से काम करते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो विदेश में जाते हैं तो उनके पास में क्या भारतीय पासपोर्ट होता है या अन्य देश का पासपोर्ट होता है। रीजन ये भारतीय व्यक्ति होते हैं, बस अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, या जॉब के लिए या अन्य कोई कारण के लिए, तो उनके पास में क्या होता है, आपका भारतीय पासपोर्ट होता है। एक क्वेश्चन बनता है कि जो NRI होते हैं क्या उनको वो सारी सुविधाएं हैं जो भारतीयों को, तो बताना चाहेंगे ये भारतीय ही है आपके, लेकिन बस क्या अपने जॉब पर्पस से बाहर जा रहे हैं, तो जो भारतीयों को प्राप्त होती है सुविधाएं वही किसको प्राप्त होती है, आपको NRI को। तो सभी लाभ आपके प्राप्त होते हैं जो आपको भारतीयों के लिए होते हैं। बात करते हैं भारत आने के लिए वीजा आवश्यक होता है। अगर कोई व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल आपके टेक्निकल से संबंधित कोई एजुकेशन के लिए विदेश में गया, मानी फॉर एग्जांपल USA गया, और वो NRI के फॉर्मेशन में गया वहाँ पे, अब अगर उसको भारत आना है तो क्या उसके लिए भारत आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता होगी, तो कोई आवश्यकता नहीं होगी कि भारत में वीज़ा के लिए उसकी किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बात करते हैं कि NRI व्यक्ति भारत में कैसी गतिविधियां कर सकता है, तो NRI व्यक्ति भारत में सभी प्रकार की गतिविधियां कर सकता है। यहाँ पे रह सकता है, यहाँ पे निवास कर सकता है, यहाँ पे चुनाव लड़ सकता है, उसके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सभी प्रकार के क्या होते हैं, अधिकार होते हैं। क्यों होते हैं भाई, वो भारतीय ही तो है, बस अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए वहां पे गया है। बात करते हैं आपका, क्या वो यहाँ पे वोट कर सकता है, हाँ जी बिल्कुल वोट कर सकता है, लेकिन आपको यहाँ बताना चाहेंगे इनका जो वोट करने का तरीका है थोड़ा डिफर है। क्या डिफर है आपका, एक मेथड होता है प्रॉक्सी मेथड। प्रॉक्सी मेथड क्या होता है आपका, यहाँ पे एक बैलेट पेपर में आपको क्या करना होता है, आपको जिस व्यक्ति को आपको चुनना है उसको वोट कर दीजिएगा और वहाँ से उसको स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। लेकिन भारत ने अभी इस सुविधा को बहुत उच्चतम स्तर पे लागू नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट बात करना चाहेंगे, क्या वो चुनाव में भाग ले सकता है, तो हाँ जी बिल्कुल भाग ले सकता है। बात करते हैं कि NRI से फायदा क्या है, तो NRI से सबसे बड़ा फायदा क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार। अब कोई व्यक्ति अगर अमेरिका में क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, अब वहाँ पे वो जो पैसा कमा रहा है वो क्या करेगा, भारत में भेजेगा। अब वहाँ पे पैसा किस में कमा रहा है, आपका डॉलर में कमा रहा है, तो डॉलर क्या करेगा, भारत में आएगा, तो क्या होगा, जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो हमारा क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा आपका। यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताना चाहेंगे, समय था अटल बिहारी वाजपेयी आपके प्रधानमंत्री थे, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का समय था जब भारत ने क्या किया, परमाणु परीक्षण किया। जब परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने क्या कर दिया, भारत पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन ऐसी विषम स्थिति में भी भारत की स्थितियां सही रही। क्यों, क्योंकि जितने भी हमारे NRI थे वो विदेश में जो पैसा कमाते हैं वो क्या करते हैं, घर भेजते हैं आपके, तो वो जो विदेशी मुद्रा भंडार भारत में क्या था, आपका एक अच्छे लेवल पे उपस्थित था, जिससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। अब बात करते हैं, क्या जो NRI होते हैं ये टैक्स देते हैं, जिस प्रकार से हम लोग भारत में रहते हैं तो हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या है, जो हमारे इनकम टैक्स पे लग गया वो हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हमने मार्कर खरीदा, अगर मार्कर की कीमत 30 रुपए है, तो कहीं ना कहीं इसमें 5 से 6 रुपए के आपका इनडायरेक्ट टैक्स है आपका। तो लेकिन जो NRI होते हैं इन पे कोई भी आपका टैक्स नहीं लगता है। एक आपको बात बताना चाहेंगे, एक डाटा है आपका, ये सरकारी डाटा है आपका फरवरी 2022 का। बात करते हैं आपका केवल फरवरी 2022 में
जो भारत में अर्निंग हुई किससे, एनआरआईओ ने जो भारत में पैसा भेजा वो कितना भेजा, 139 बिलियन डॉलर। किसने भेजा, विदेशी जो आपके एनआरआई जो विदेश में रह रहे हैं उन्होंने भारत में पैसा भेजा। केवल ये एक मंथ की आपका डाटा है। बात करते हैं कि वर्तमान में कुल कितने आपके एनआरआई हैं जो विदेश में रह रहे हैं, तो ये डाटा भी आपका फरवरी 2022 का है। इसके हिसाब से समथिंग आपके 1.5 करोड़ मानी कि 1,34,59,195 लोग भारत के बाहर आपके एनआरआई के रूप में रह रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपके एनआरआई कहाँ पे रह रहे हैं, आपके यूएई में। ये रहा आपका डाटा, जो यूएई में आपके एनआरआई रह रहे हैं। एक आपको हम टेलीग्राम में आपकी इसकी पीडीएफ भेजेंगे जिसमें आपके कुल एनआरआई कहाँ पे कितने रह रहे हैं। अब बिल्कुल एक सामान्य से मोटे अर्थ में अगर बताना चाहें कि एनआरआई क्या है, तो एनआरआई क्या, फॉर एग्जांपल जिस प्रकार से हमारे पापा लोग या हमारे भाई लोग क्या करते हैं, जॉब करने जाते हैं बाहर। अब जॉब करने जाते हैं, ये तो नहीं कि 2 महीने के लिए तुरंत आ गए फिर, तो उनको तो ये नहीं कहा जाएगा नहीं ये नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे। तो ऐसा व्यक्ति जो बाहर जॉब कर रहा है और उसका उद्देश्य केवल क्या है, पैसा की प्राप्ति करना। तो जिस प्रकार से हमारे घर से व्यक्ति, हमारे जो पिताजी होते हैं या भाई होते हैं जो क्या करते हैं, अगर यूपी के रहने वाले हैं तो एमपी में गए या आपके अन्य स्टेट में गए जॉब करने के लिए, उसी प्रकार से सेम व्यक्ति क्या होता है, होता भारत का ही है, बस क्या करता है अपने उद्देश्य के लिए विदेश में चला जाता है। बस एक टाइम पीरियड क्या होता है कि उसको 183 डेज से मानी 6 महीने से अगर ज़्यादा बाहर रह रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनआरआई कहेंगे। अब कहाँ पे कितने एनआरआई हैं इसका डाटा आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि पीआईओ क्या होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसे कहते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति। अभी बात करती है आपकी पीआईओ होते क्या। फॉर एग्जांपल हम हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, लेकिन किसी पर्पज़ से हम मानी फॉर एग्जांपल अमेरिका चले गए और अमेरिका जाके वहीं पे सेटल हो गए, या फिर हमारे जो माता पिता हैं वो क्या हैं, अभी भारतीय हैं और माता पिता क्या हो गए आपके, सेटल हो गए जाके अमेरिका में और वहाँ की उन्होंने क्या कर ली, सिटीजनशिप ले ली, लेकिन वो मूल रूप से क्या है, भारतीय हैं आपकी। तो ऐसे व्यक्ति जो मूल रूप से तो भारतीय थे लेकिन वो विदेश में सेटल हो गए, उनको हम लोग क्या कहते हैं, पीआईओ कहते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित जो डाटा है उस पर हम बात करते हैं। तो बात करते हैं आपका कि पीआईओ क्या, भारतीय मूल। अब बात करते हैं कोई अगर भारतीय मूल का व्यक्ति इंडिया में आएगा तो उसकी यहाँ पे संबंधित कुछ आपका तथ्य है। अगर कोई भी आपका पीआईओ मानी भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है आपका, ठीक है, तो अब वो अगर जैसे मैं आपको पॉइंट बताना चाहूँगा, कमला हैरिस अभी आपके वहाँ के इलेक्शन में, अमेरिका के इलेक्शन में आपकी क्या हुई थी, आपकी चुनाव में खड़ी हुई थी। अब वो क्या है, भारतीय मूल की है। अगर वो भारत आना चाहती है तो आ सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो आएंगी तो उनको क्या करना पड़ेगा, आपका FRRO जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस मानी विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय। अगर कोई भी पीआईओ वाला व्यक्ति भारत में आता है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि प्रत्येक 6 महीना में FRRO ऑफिस में बताना पड़ेगा कि हमारी लोकेशन क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपका भारत में आता है तो क्या उसको वीज़ा की आवश्यकता होती है, तो हाँ जी उसको वीज़ा की आवश्यकता होती है। बात करते हैं ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का है और विदेश में रह रहा था, ठीक है, अमेरिका में रह रहा था, अब उसको नागरिकता भारतीय चाहिए, तो क्या उसको भारतीय नागरिकता मिल सकती है, तो हाँ जी मिल सकती है। बस क्या है, एक शर्त है आपकी, उसको 7 साल तक भारत में रहना होगा और उसके बाद फिर उसको पंजीकरण करना होगा। फिर संसद तय करती है, गृह मंत्रालय आपका तय करता है उसको सिटीजनशिप मिलनी है या नहीं मिलनी है। बात करते हैं जो पीआईओ होते हैं क्या वो वोट कर सकते हैं, तो आंसर हमारा क्या होगा, जी नहीं वोट कर सकते। क्या चुनाव में भाग ले सकते हैं, तो जी नहीं भाग ले सकते हैं। जिस प्रकार से भारतीय सारी गतिविधियां करते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, क्या आपके पीआईओ सभी प्रकार की गतिविधियां कर सकते हैं, तो आंसर है हाँ कर सकते हैं। लेकिन कुछ आपके अपवाद हैं जिनमें आपकी गतिविधियां आपकी ऐड नहीं होती। पहले क्या होता है, राजनीतिक अधिकार नहीं होते हैं, वो प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं आपके, ठीक है, वो यहाँ पे इलेक्शन में क्या नहीं कर सकते हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बात करते हैं कृषि और बागान संबंधी अधिकरण, जो खेती होती है आपकी कृषि संबंधी जो खेती है, बागान संबंधी जो खेती है, उसका क्या नहीं कर सकते हैं, अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं कि किनको पीआईओ नहीं कहा जाएगा, जो व्यक्ति पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या भूटान में रह रहा है, ऐसे व्यक्ति को पीआईओ नहीं कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दोनों में एक मैं स्पेशल आपको अंतर बताना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है, मानी मैं विदेश में गया केवल किसके लिए, पैसा के लिए गया, तो अगर मैं विदेश में पैसे के लिए गया तो मैं भारत में आ सकता हूँ आराम से, मैं क्या हूँ, एनआरआई हूँ। लेकिन मैंने क्या कर दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल क्रिएट करके बताना चाहेंगे। ए नाम का एक व्यक्ति है जो विदेश में गया किसके लिए, जॉब के लिए गया। जैसे हम हैं
हम अगर जॉब के लिए बाहर जाएंगे, बाद में अपने घर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, हमारे पास अधिकार होंगे, बिल्कुल सारे अधिकार हैं। क्या हम वोट डाल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल वोट डाल सकते हैं। लेकिन पीआईओ को समझाना चाहेंगे, आपके जो अगर दो भाई हैं, एक भाई गांव में, दोनों भाई यानी स्टार्टिंग में गांव में साथ में रह रहे थे, लेकिन एक भाई ने क्या किया, अपना घर यहाँ का बेच दिया और क्या करने लगा, दूसरी जगह, मानी फॉर एग्जाम्पल यूपी का कैंडिडेट था, अब कहाँ पहुंच गया, एमपी में रहने लगा जाके, और वहां पे उसने अपना निवास बना लिया। अब क्या वो व्यक्ति यूपी में आके अपने जन्म स्थान अपने गांव में क्या वोट कर सकता? नहीं कर सकता है। क्या वो यहाँ पे उसके सारे अधिकार होंगे? सारे अधिकार नहीं होंगे, लेकिन कुछ संबंधित अधिकार होंगे। अब अगर ऐसा व्यक्ति जो आपका कहने लगा एमपी में रहने लगा, अगर वो यूपी में आएगा, तो अगर वो आएगा तो बताना पड़ेगा ना, वो तुम्हें फोन करके बताएगा कि हम आ रहे हैं, तो कहने तो उसके लिए वीजा आवश्यक है। तो दोनों का अंतर क्या है? अगर आपके घर का कोई व्यक्ति बाहर जॉब के लिए जाता है तो उसको हम क्या समझ सकते हैं? एनआरआई है। और जो व्यक्ति, हमारा जो भाई था जो क्या किया, हमारा साथ छोड़ के अलग जगह रहने लगा जाके, वो हमारा क्या हो गया? आपका पीआईओ हो गया। लेकिन क्या है, आपका वर्तमान में पीआईओ को खत्म कर दिया गया कब? 2015 में। और इसको किसके साथ ऐड कर दिया गया? आपका ओसीआई के साथ में इसको ऐड कर दिया। तो हम लोगों ने भी पढ़ा कि एनआरआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओसीआई क्या होता है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ओसीआई जो हम लोगों ने क्या किया था, जिसके डिस्कस करना है, उससे पहले लोगों ने क्या पढ़ा? आपका एनआरआई पढ़ा है आपका, और पीआईओ पढ़ा। अब बात करते हैं आपका कि ओसीआई क्या होता है। तो ओसीआई का जो फुल फॉर्म होता है तुम्हारा क्या होता है? आपका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के प्रवासी नागरिक। जो आपका ओसीआई है और जो आपका पीआईओ, आपका समानता आपका एक समान है, बस थोड़ा सा आपका इसमें डिफरेंस है, आपका समझाना चाहेंगे। सबसे पहली बात करते हैं कि इसकी प्रारंभ कब किया गया। तो 2 दिसंबर 2005 को इसकी शुरुआत किया गया। कुछ ऐसे देश हैं जिसपे प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसको ओसीआई कार्ड आपका नहीं दिया जाएगा। उसमें कौन से? आपके पाकिस्तान और बांग्लादेश। क्या ऐसे व्यक्ति जिनके पास में ओसीआई कार्ड है, क्या उनको वीजा की आवश्यकता है? तो बिल्कुल नहीं आवश्यकता है। क्या उनको FRRO, जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था पीआईओ में क्या करना पड़ता था, आपका FRRO ऑफिस में जाना पड़ेगा और आपको अपनी लोकेशन बतानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे आपका FRRO की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं आपका कि आपके ये होते कौन है। सबसे प्रमुख मुद्दा आपके कि आपके ओसीआई होते क्या है। तो ओसीआई क्या आते हैं? आपके जिनके पूर्वज क्या रहे हो, आपके भारतीय रहे हो, आपका जो कहने मतलब 1947 से पहले भारत में उनका क्या रहा हो, आपका निवास रहा हो आपका, या फिर विदेश चले गए, या जिनके पिता मानी जो पूर्वज थे वो क्या थे? आपके भारतीय थे आपके, और वो क्या है? आपके विदेश में रह रहे हैं। लेकिन क्या है, उनको दोहरी नागरिकता चाहिए। अब दोहरी ना मतलब क्या है? अगर माने फॉर एग्जाम्पल कोई एक देश मान लेता, मैं मान लेता हूं भूटान है। भूटान में कोई ए नाम का व्यक्ति रह रहा है और उसको क्या है, आपका वो भारतीय था, माने उसके जो मूल रूप से थे, उनके जो पूर्वज थे वो क्या थे? भारतीय थे। ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए? ओसीआई कार्ड चाहिए। तो उनको मिल जाएगा, लेकिन क्या होना चाहिए? उनके जो पूर्वज होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? आपके भारतीय होने चाहिए। बात करते हैं आपके कि ओसीआई जो कार्ड है आपका, ओसीआई कार्ड होल्डर है, इनको किसकी रिकमेंडेशन पे चालू किया गया था? तो एक समिति बनी थी जिसको हम कहते हैं लक्ष्मी मान समिति। तो लक्ष्मी मान की समिति की अनुशंसा पर ओसीआई कार्ड आपका जारी किया गया। बात करते हैं जो ओसीआई होते हैं, क्या वोट कर सकते हैं? तो जी नहीं वोट कर सकते हैं। क्या इस चुनाव में भाग ले सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। बात करते हैं दोहरी नागरिकता। एक आपका एक्ट आया था, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ एक्ट 2003 में आपका आया था आपका। इसमें क्या था? इस था आपके भारत के साथ साथ में दूसरे देश की भी नागरिकता, मानी सेकंड कंट्री भी नागरिकता दी गई थी। मानी ऐसे देश, मानी स्थानीय मानी अनुमति लिखी है आप, मानी ऐसे देश जहां पर दोहरी नागरिकता क्या है आपकी अप्लाई है। तो ऐसे देशों को, ऐसे देश में रहने वाले हमारे मानी भारतीय मूल के व्यक्ति जो है आपके, उनके पूर्वज क्या थे? भारतीय थे। वो किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? ओसीआई के लिए। तो भारत के भी सिटीजन हो जाएंगे और वहां के भी आपके नागरिक का कार्ड उनका बना रहेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या मिल जाएगी? आपकी दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया किसमें? आपका ओसीआई का। लेकिन बताना चाहेंगे विशेष स्थिति में है। क्या सभी व्यक्तियों के साथ में ऐसा किया जाता? नहीं किया जाता। जब कोई ऐसी विशेष कंडीशन बनती है तब। और इसका प्रथम प्रयोग कब किया गया था? दिसंबर 2003 में किया गया था प्रयोग इसका। और उसके बाद फिर इसको जारी कब किया गया था? आपका 2 दिसंबर 2005। ऐसी जब स्थितियां क्रिएट होगी तब इसको जारी किया गया था। बात करते हैं गतिविधियां क्या होती हैं। तो इनकी सारी गतिविधियां किसके समान होती हैं? पीआईओ के समान होती हैं। ये भारत में आ सकती हैं, जब मनाए तब आ सकती हैं आपकी। बस ये राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं कर सकती हैं आपकी। और मैंने बताया था कृषि बागान में आपका क्या नहीं कर सकते? अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। बाकी जितनी भी आपकी
शक्तियां हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था पीआईओ, उसी समान है। अब हम लोग एक चीज देखते हैं कि एनआरआई क्या विदेश में पैसा कमा रहे थे। अब एनआरआई जो है आपके विदेश में जो पैसा कमा रहे हैं, ये भारत में पैसा भेजते कैसे हैं? इसके लिए आपका एक एक्ट आया जिसे हम लोग कहते हैं फेमा एक्ट। ये कब आया? 1999 में एक एक्ट आया फेमा एक्ट। इसका फुल फॉर्म क्या है? द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके अंतर्गत क्या किया गया? आपकी कुछ चीजों को कंफर्म किया गया। यहाँ पे भी बताया कि मानी ये लोग पैसा कैसे भेजेंगे। कुछ आपके अकाउंट होते हैं, एक आपका टाइप होता है आपका एनआरओ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आपका नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी। कोई आपका जो आपका क्या एनआरआई है जो विदेश में क्या कर रहा है? जॉब कर रहा है। श्योर सी बात है, अगर वो विदेश में जॉब कर रहा है तो अपनी फैमिली को भी पैसा भेजेगा आपका। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एनआरआई है आपको और उसको पैसा भेजना है कहाँ पे? भारत में। तो यहाँ पे आपका अकाउंट क्या होता है? आपका एनआरओ अकाउंट का टाइप होता है। उसमें क्या होता है कि जिसका भी एनआरओ अकाउंट खुलता है, ये खुलता कहाँ पे? सीधी सा जो आपकी बैंक होंगी। तो सबसे पहले एनआरओ अकाउंट क्या होता है? आप भारत में अगर रह रहे हैं आप, तो आपको भारत में किसी बैंक में क्या होना चाहिए? आपका अकाउंट होना चाहिए। अब आप जहां विदेश में, तो आपको एनआरओ अकाउंट खुलवाना पड़ता है। उसमें क्या होता है आपका कि आप वहां से पैसा भेज सकते हो। कहने का मतलब अगर आप अमेरिका में, तो अमेरिका से कहां भेज सकते हो? आप भारत में भेज सकते हो। और फॉर एग्जाम्पल आपकी इंडिया में कोई कंपनी है और इसका पैसा भी तुम्हें भेजना है, तो आप कहां भेज सकते हो? एनआरओ के जरिए दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं। अगर आप विदेश से पैसा कमा रहे हैं तो भारत में आ सकता है, और भारत का जो कंपनी पैसा आपकी कमा रही है तो आपका विदेश में ही पहुंच सकता है आपका। और यहाँ पे ध्यान रखें, अगर आप यूएसए में फॉर एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं, और वहां से आप पैसे भेजेंगे तो आपका यूएसए में क्या है? आपका डॉलर चलता है। तो यहाँ पे क्या होता है? ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? आपका रुपीज में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होता है? आपका एनआरओ। लेकिन ध्यान रखिए, एनआरओ अकाउंट में अगर आप पैसा भेजेंगे तो आप एक टैक्स लगता है। टैक्स कितना है आपका? 30% इसमें आपका टैक्स लगता है। अब बात करते हैं एनआरई क्या होता है आपका। ये सेकंड टाइप आपका एनआरई, जिसे कहते हैं नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल। इसमें क्या होता है आपका? कुछ नहीं, इसमें आपकी समानता थोड़ा सा अंतर है। इसमें भारत से पैसा विदेश नहीं जाता। इसमें क्या है आपका? विदेश से पैसा तुम क्या करोगे? भारत भेजोगे। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में आपने क्या किया? $15,000 कमाए। आप क्या करेंगे? उसको भारत में भेजेंगे, और यहाँ पे क्या कर देगा? आपका एनआरई के तहत आपकी $15,000 क्या कर दिया जाएगा? आपका कन्वर्ट कर दिया जाएगा रुपीस में ऑटोमेटिक। तो 15,000 वर्तमान में जो आपका चल रहा है 80 रुपए कुछ चल रहा है, तो उसको कन्वर्ट करके सीधा आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। और सबसे विशेष चीज, इसमें टैक्स नहीं लगता है। तो सबसे ज्यादा सुझाव दिया जाता है कि जो भी व्यक्ति एनआरआई है वो किस अकाउंट को ओपन करें? एनआरई। अब बात करते हैं आपके कि एक आपका अकाउंट होता है एफसीएनआर, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। ये क्या होता है? कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी भारत में भी आपकी कंपनी है, और वो क्या कर रहे हैं? आपके विदेश में भी है, आपकी वहां भी उनकी कंपनी है, और अन्य देशों में भी कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि ए आपका रमन नाम का एक व्यक्ति है जो यूएसए में एक कंपनी चला रहा है, लेकिन है वो क्या? आपका एनआरआई है आपका। ठीक है, यूएसए में उसकी कंपनी है, और इंडिया में भी उसकी कंपनी है, और आपको मैंने मान लिया कि चाइना में भी उसकी कंपनी है। तो इसमें क्या होता है आपका? इसमें जो पैसा होता है इसको किसमें नहीं कन्वर्ट किया जाता? इसको रुपए में नहीं कन्वर्ट किया जाता है। जैसे इसने डॉलर में कमाया, तो आप जानते हैं कि विदेश में मैक्सिमम जितने भी आपके व्यापार होते हैं किसमें होते हैं? डॉलर में ही होते हैं। तो आपका जो एक्सचेंज होगा किसमें होगा? आपका डॉलर के हिसाब से होगा। तो एस के लिए में कौन सा अकाउंट खोलना पड़ता है? आपका एफसीएनआर अकाउंट खोलना पड़ता है। क्या ये सबके लिए होता है? जी नहीं, कुछ करेंसी के लिए होता है आपका, और विदेशी व्यापार के लिए होता है। केवल भारतीय के लिए नहीं होता कि नहीं, अगर तुम्हें केवल एनआरआई हो, आप अमेरिका में जॉब कर रहे हो, और वो पैसा अगर तुम्हें भारत में भेजना है, तो उसके लिए एफसीएनआर अकाउंट नहीं खुलता। उसके लिए कौन खुलता है? आपका एनआरई खुल सकता है, आपका एनआरओ खुल सकता है। बेस्ट तुम्हारा कौन सा है? अगर आप जॉब कर रहे हो और भारत में पैसा भेजना है तो एनआरई। तो हम लोगों ने देखा कि एनआरआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है, और हमारा ओसीआई क्या होते हैं, सारे इसके अर्थ समझे। और फिर हम लोगों को समझा कि फेमा एक्ट क्या होता है। तो मेरा मानना होगा कि आप सब लोगों को मैंने बहुत ही एक बेसिक फैक्ट के हिसाब से इसको समझाया। तो अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। जय हिंद।